हेलो एवरीवन। तो ये है टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। मतलब हम इसमें पढ़ने वाले कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंडीशंस या फिर हम कह सकते हैं इवेंट्स हुए जिस कारण हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। तो पहले तो देखिए कि इफेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा चौरी चौरा इंसिडेंट जो फरवरी 1922 में हुआ। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया कि किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ? सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल पॉलिटिक्स एज वाया इलेक्शंस। तो ये देखिए, याद रखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब एडॉप्ट हुआ था और स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था, तब भी कुछ लीडर जो थे वो उसके खिलाफ थे। मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट करने से रिलेक्टेंट थे। और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म किया गया तब उनके साथ और कुछ लीडर्स भी मिल गए दैट वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। मतलब ये जो मास स्ट्रगल्स हो रहे थे, लोगों को मिलके जो अपोजिशन किया जा रहा था, स्ट्रगल किया जा रहा था, इसके वो अगेंस्ट थे। मीन्स दे वर टायर्ड। अब वो चाहते थे कि कुछ अलग हो जिससे कुछ जल्दी हमें रिजल्ट मिल सके, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतने देर मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक चला, मतलब मोर देन 1 ईयर चला। फिर भी अगर कुछ हमें ऐसा नहीं मिला जो हम बेनिफिट चाह रहे थे तो क्या फ़ायदा है? क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था, नॉन कोऑपरेशन से 1 साल के अंदर क्या मिलेगा हमें, तो इंडिपेंडेंस। पर मिला क्या? नहीं ना। इस कारण सो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल पॉलिटिक्स थ्रू द इलेक्शंस दैट आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि वो जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ कर सके, और वो चाहते थे कि इलेक्शंस में वो पार्ट ले सके। और ऐसी मतलब वो ऐसा इसलिए चाह रहे थे क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने क्या देखा कि काउंसिल पॉलिटिक्स को बॉयकॉट किया गया था और फिर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। बट अब वो लीडर्स क्या चाहते थे कि अभी पार्टिसिपेट करने दो, अब तो मूवमेंट भी ख़त्म हो गया। तो वो चाहते थे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। और इलेक्शंस किसके द्वारा गारंटी किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये कब का एक्ट है? तो 1919 का। बस इतना पूछा जाएगा। एक तो पूछ लेंगे आपको कि विच एक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड और इशूड इन 1919। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट भी था, राइट? तो मुश्किल है ये पूछना, बट पूछा जा सकता है कि व्हेन वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ट, राइट? तो ये पूछा जाएगा, तो आपको 1919 लिखना है। इन लीडर्स ने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। ये याद रखिए। एक बात याद रखिए, कांग्रेस जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। और कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है कांग्रेस, जो है वो 1885 में बनी थी। और फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये जो दोनों थे, इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया। स्वराज पार्टी किस में फॉर्म हुई? तो कांग्रेस के अंदर ही। ये ऐसा है कि क्लास अगर आपकी 4th A है समझिए, तो 4th A में आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हुए तो 20 स्टूडेंट समझिए टॉपर्स है और 20 स्टूडेंट बैक बेंचर्स है। तो ये डिवीजन हो गया। उसी तरह उन्होंने भी क्या किया, तो स्वराज पार्टी फॉर्म की। और स्वराज पार्टी के मेंबर्स क्या चाहते थे? काउंसिल पॉलिटिक्स में वो रिटर्न कर सकें। मतलब ये जो पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर ही बन चुकी थी। जैसे कि आप कह सकते हो नरम दल और गरम दल, ये 2 ग्रुप्स थे। उसी तरह स्वराज पार्टी के लोग क्या चाहते थे? काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करना। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि पूरा इंडिपेंडेंस मिले और थोड़े मूवमेंट आगे बढ़े। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस का शायद पूरे चैप्टर में 2 से 3 बार ही नाम लिया गया है, बट ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप अगर NCERT में देखोगे तो मतलब आपको किसी लाइन में नहीं मिलेगा। और यही ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। जिस आदमी ने मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की, हर देश में घूमे, जापान हो, रशिया हो, मदद के लिए, और देश के इंडिपेंडेंस से पहले ही चल बसे, तो उनका नाम दिया ही नहीं है। बट याद रखिए, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। उसका एम क्या था? टू रिटर्न इन काउंसिल पॉलिटिक्स। मतलब वो चाहते थे कि इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सके, और पार्टिसिपेट करने के बाद जब उनकी मतलब जीतने के बाद वो कुछ स्टेप लें। बट सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, याद रखें, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के क्या है?
डेड। फिर भी मतलब दोनों अपोजिट है। तो यही था कांग्रेस में, कोई साथ में नहीं था मतलब ऐसे। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि और मूवमेंट्स करनी चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस की तरफ सोचना चाहिए। मतलब इनका जो था वो व्यू जो था वो लॉन्ग टर्म था और ये परसिवरेंस रखते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल और करना पड़े, थोड़ी और मार पड़ जाए चलेगा, बट हमें जीतना है। तो उसके बाद याद रखिए, अगर ऐसी कंडीशन हो गई, लोग तो बढ़ गए ना, लोग बढ़ गए क्योंकि इधर बोल रहे हैं कि काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, इधर बोल रहे हैं नहीं करना है। तो अगर किसी चीज़ को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है तो उसका सपोर्ट कम होते जाता है। तो उस कारण क्या हुआ, तो सोचने लगे, कोई भी आप अब तक देखा तो आप सोचोगे कि अभी थोड़ा ढीला होगा, बट दो चीज़ों ने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर दिया, मतलब ये वरदान की तरह काम किया। वो थी ग्रेट डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन। अब ये कब का है, तो ये 1922 के बाद से जब की कंडीशन है तब की है ये। बट उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन और साइमन कमीशन, इन दो चीज़ों ने इंडियन पॉलिटिक्स को क्या किया, शेप किया वापस, मतलब सवारा। कैसे, तो देखिए ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1929 से 1935 तक, और साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था। तो पहले ग्रेट डिप्रेशन का याद रखिए, जो सारे ग्रुप्स थे, जैसे कि पीजेंट्स का ग्रुप हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुए, इनकी कंडीशन बद से बदतर हो रही थी। क्यों? क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे और रिवेन्यू भरना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, इन्हें कॉमन बॉन्ड मिल गया कि पैसे आ नहीं रहे और रिवेन्यू ज़्यादा भरना पड़ रहा है। इससे गरीबी फैल रही थी। याद रखिए, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी वॉज विटनेस्ड, मतलब गरीबी फैल रही थी। इस कारण क्या हुआ, लोगों को समझने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना उल्लू सीधा कर रही है, अपनी कंडीशन संभाल रही है, दूसरे जाओ भाड़ में, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। बट साइमन कमीशन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म की, किसके अंडर, सर जॉन साइमन। तो स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब ऐसा होता है, इट वॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है उसके द्वारा स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई थी। मतलब स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब ही होता है लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई बॉडी या फिर कमीशन। और इसके लीडर थे जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। जॉन साइमन, ये वर्ड याद रखिए, सर तो आप लगा ही सकते हो। तो क्या था, तो एक लेजिस्लेचर द्वारा, मतलब ब्रिटिश की लेजिस्लेचर द्वारा एक कमीशन बनी जिसको लीड किया था सर जॉन साइमन ने। एंड इट वाज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो आप बोलोगे अब ये कैसे आया, तो अगर कुछ लोग स्वराज पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे, तो कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के भी तो सपोर्टर थे कि नहीं। तो रेडिकल मूवमेंट और मास एजिटेशन हो ही रहे थे, राइट। आपको दोनों तरफ से इंटरलिंक करना पड़ेगा, तब आप इजीली समझोगे, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। तो इस कारण क्या हुआ, मतलब मास एजिटेशन वगैरह सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स द्वारा किए जा रहे थे। इस कारण क्या हुआ, तो टोरी गवर्नमेंट जो था ब्रिटेन का, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ये स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे, किसके अगेंस्ट, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के अगेंस्ट, मतलब रिस्पॉन्स में। जैसे कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई, उसके बाद नॉर्थ के जो लोग थे वो रोड पे आ गए। तो रोड पे आने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने साहिब वगैरह को सलाम करने को लगाया, नाक रगड़ने लगाया। उसी तरह उन्होंने सोचा कि इस बार भी अगर ये नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे तो उनको वैसा ही जवाब दे। बट इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार क्या हुआ, तो देखते हैं। सो स्टैट्यूटरी कमीशन के 2 ऑब्जेक्टिव थे, ये बात याद रखिए। लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर जैसा मतलब इनका काम था। फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट चेंजेस। तो जैसे कि इंडियन टीम में क्या होता है, प्लेयर्स की फंक्शनिंग, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है। फंक्शनिंग मतलब आप परफॉर्मेंस बोल सकते हो, राइट। तो परफॉर्मेंस देखा जाता है और अगर जो अच्छा ना कर रहा हो उसको चेंज कर दिया जाता है, राइट। उसी तरह इस कमीशन का काम क्या था, सो टू लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, मतलब जो रूल्स लॉज वो बनाए गए थे ना, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे थे, उनकी
इफ़िशियंसी कितनी थी वो देखा जा रहा था। और उसके बाद अगर उन्हें वो गलत लगा, मतलब समझे कोई लॉ अगर उन्हें लगा कि इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे चेंज कर देते थे, राइट। बट इसका ड्रॉबैक ये था कि नो इंडियन मेंबर्स वर इन कमीशन, और ये चीज़ बहुत उन्हें महंगी पड़ी, क्योंकि ये कमीशन क्यों बनी थी, तो सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मीन्स सजेस्ट चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और अगर चेंजेस ला रहे तो इंडियंस की भी क्या कहते हैं हम, ओपिनियन ज़रूरी है कि नहीं। ये ऐसा है कि आईपीएल में सीएसके टीम में विदाउट इवन वन इंडियन अगर टीम खेल रही हो तो चलेगा क्या। मतलब आईपीएल में सारी टीम्स अगर विदेशी प्लेयर्स के साथ खेले तो नहीं चलेगा ना। उसी तरह अगर ये कमीशन इंडिया के फंक्शनिंग के लिए बनी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए बनी है, तो इंडियन मेंबर्स का होना ज़रूरी है। बट इंडियन मेंबर्स उसमें थे ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, When Simon Commission arrived in 1928, it was greeted with slogan "Go back Simon." देखिए आपने सुना होगा ज़्यादातर साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, बट एक्चुअली वो गो बैक साइमन था। तो साइमन गो बैक क्यों कहते, तो आप इसी चीज़ को रिपीट करते रहो, गो बैक साइमन, 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 गो बैक, समझ रहे हो। तो राम 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 राम, तो दो दो वर्ड्स मिलते हैं ना, मतलब दो वर्ड्स उससे सुनाई देते हैं। उसी तरह गो बैक साइमन को साइमन गो बैक भी बोला जाता है जनरली। सो जब 1928 में साइमन कमीशन आई, स्टैट्यूटरी कमीशन जो बनी थी उसे साइमन कमीशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जॉन साइमन जो था उसके अंडर वो बनी थी। तो जब वो आई तो इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, मतलब घर पे जावे। और अगर ये मतलब स्लोगन बढ़ रहे थे और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, सो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस बोथ पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1928 में जब ये सब डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और याद रखिए यूनिटी हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ। तो यूनिटी होने के कारण क्या हुआ, तो अक्टूबर 1929 में जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय आयरविन कहते हैं, हाँ, इन्होंने क्या इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का सोचा। तो देखिए पहले तो फिर से एक बार इसे समझिए कि 1928 में क्या हुआ, तो साइमन कमीशन इंडिया में आई तो उसे गो बैक साइमन के नारे लगने लगे। इसका रीज़न क्या था, तो उसमें एक भी मेंबर नहीं था, इंडियन मेंबर नहीं था। अगर आईपीएल इंडिया में हो रहा है और अगर उसमें इंडियन मेंबर ना खेले तो हम ही झगड़े करने लग जाएंगे। उसी तरह तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और इतना पार्टिसिपेशन देख के जो वाइसरॉय आयरविन थे, इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का ऑफर दिया जाए, और उन्होंने दिया। अक्टूबर 1929 में आयरविन ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। अभी आप सुन के ही आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो इजीली आप एग्जांपल से समझिए, आप माइंडसेट समझिए। अगर आप बचपन में अपने पापा से साइकिल मांगते हो और उनके पास फ़िलहाल उतने पैसे ना हो, तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे बेटा बाद में लेंगे, राइट। मतलब पहली बार में तो बोलते थे नहीं चाहिए, नहीं लेने की ज़रूरत, क्या ज़रूरत है, क्या करेगा। बट अगर आपने बहुत फोर्स किया, बहुत रोए, बहुत नखरे किए, तो वो क्या बोलते थे कि बाद में लेंगे। वही इसने किया, वाइसरॉय आयरविन ने। उन्होंने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस देने का रखा ऑफर इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है ये भी देखते हैं, बट अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में मतलब जैसे अपने पापा करते थे कि बाद में लेंगे बेटा, बाद में लेंगे बेटा। या फिर और एक एग्जांपल से समझिए, आपने अपने दोस्त से उधारी ली और आप बोल रहे हो बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, और वो बाद में कभी नहीं आता। उसी तरह सो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, इंडियन लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट रहेगी, बट फिर भी उसे लॉयल रहना पड़ेगा। किससे, तो ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश एम्पायर से। मतलब पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, तो इंडियंस की गवर्नमेंट बनेगी, पूरे इंडियंस की गवर्नमेंट बनेगी, बट उसको लॉयल्टी रखनी पड़ेगी किससे, तो ब्रिटिश क्राउन से। इसे क्या कहते हैं, तो डोमिनियन स्टेटस। मतलब खुद की इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी हम किसी ना किसी तरह उनको लॉयल रहने के नाम में उनका ही फ़ायदा करेंगे, और हमारा थोड़ा सा मतलब माइंडसेट बहुत लिमिटेड हो जाएगा कहेंगे तो। क्यों, क्योंकि अगर हम एक डिसीजन लेंगे
और अगर उससे ब्रिटिश को फ़ायदा ना हो तो वो क्या कहेंगे कि तुम हमारे से लॉयल नहीं हो एंड ऑल उसी तरह। सो ये जब उन्होंने ऑफ़र रखा तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी थे वो फिर भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, और ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों, तो वो आगे देखेंगे। तो सेटिस्फाइड नहीं थे, मतलब जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जो इमीडिएट चेंज चाहते हैं, फास्ट चेंज चाहते हैं। जैसे कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो मोस्टली रेडिकल्स ही थे, उसी तरह वो जो थे वो असर्टिव हो गए, अग्रेसिव हो गए, और उन्होंने सोचा कि अगर ये डोमिनियन स्टेटस देने का सोच सकता है तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं दे सकता। मतलब हमारा देश हम जो चाहे वो करें। डोमिनियन स्टेटस एंड फुल इंडिपेंडेंस में फ़र्क समझ लीजिए। डोमिनियन स्टेटस में किसी ना किसी तरह हमें ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश एम्पायर से लॉयल रहना पड़ेगा, बट फुल इंडिपेंडेंस में हमारा घर है, हम कुछ भी करें, हमारा देश है, हम कुछ भी करें, हमारी गवर्नमेंट है, हम कुछ भी करें। तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या डिसाइड किया कि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। सो अक्टूबर 1929 के बाद 2 महीने बाद दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सेशन जो हुआ था लाहौर में दिसंबर 1929 में, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस को लॉन्च करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं अनाउंस करना पड़ेगा। तो उसके बाद लाहौर सेशन में थोड़ी डिबेट्स, डिस्कशन हुआ कांग्रेस के। ये ईयर और मंथ याद रखिए और जगह भी याद रखिए। कांग्रेस सेशन कहाँ पर, तो लाहौर में। कब, तो दिसंबर 1929। अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस का ऑफर मिला। दिसंबर 1929 मतलब 2 महीने बाद पूर्ण स्वराज का हमने अनाउंसमेंट की, और 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो हम जैसे कहते हैं वो मनाया गया। तो पर एक बात थी यहाँ पे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या डिसाइड किया कि अभी और मूवमेंट करेंगे और पूरा इंडिपेंडेंस लेने का ट्राई करेंगे। बट 26 जनवरी को जब ये 1930 में इंडिपेंडेंस डे मिला, तब इसका ड्रॉबैक ऐसा था कि फ्यू पीपल पार्टिसिपेटेड इन, मतलब ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मतलब ये सिर्फ नाम का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, इसमें लोगों को ही पता नहीं था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है। इसका रीज़न समझिए। दिसंबर 1929 को हुआ कांग्रेस सेशन, वो ठीक है, बट उससे पहले जब डोमिनियन स्टेटस का ऑफर मिला था, लोगों को ये भी नहीं पता था कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मतलब कॉमन पीपल की बात हो रही है। तो उसको अपोज करने का आइडिया जो था वो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी का था। तो वो तो कांग्रेस के क्या कहते हैं, मेंबर्स थे, बट बाकी सब थोड़ी ना कांग्रेस के मेंबर थे, कॉमन पीपल। तो ये बात उनको कुछ पता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो इस कारण क्या हुआ, तो उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं दिख रहा था। मीन्स ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ न्यूज़, दे वर नॉट ईगर और क्यूरियस टू पार्टिसिपेट इन दिस इंडिपेंडेंस डे। और याद रखिए 26 जनवरी 1930 का हमारे 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखिए। तो ये तो हो गया कि ये तो एक मतलब ट्रेजेडी की तरह हो गया कि इतना मतलब डोमिनियन स्टेटस हमने ठुकरा दिया और इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, बट लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फ़ायदा क्या है। तो उसके बाद गांधी जी को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।